अब हम एक ऐसे विषय पर बात करते हैं जिससे हर आयु वर्ग का व्यक्ति कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है, उससे प्रभावित हो रहा है और कहीं ना कहीं व्यथित भी है तो कहीं प्रसन्न भी है। सभी तरह के विचार उसमें हम देखने को मिलते हैं। और हमारा आज का विषय है सोशल मीडिया कितना सोशल, और इस पर अपने अनुभव साझा करेंगे। जैसा मैंने शुरू में कहा, देश के प्रख्यात पत्रकार, साहित्यकार, अभिनेता, संस्कृत कर्मी, सांस्कृतिक चिंतक, न जाने क्या क्या उनके व्यक्तित्व के पहलू हैं, वो हमारे साथ हैं, जिनका व्यापक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है। प्रोफेसर सच्चिदानंद जी जोशी, जब आप लंदन में थे एक आयोजन के सिलसिले में, तब मैंने उनको मैसेज भेजा था, वहीं से उनका तुरंत मैसेज आया कि हिंदुस्तान में आकर के बात करेंगे। उनसे मेरी बात हुई और आज का दिन हमने तय किया इस विषय पर संवाद करने के लिए। प्रोफेसर जोशी जी के साथ मेरा बहुत पुराना संबंध रहा है। जब वो माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में, या यूं कहूं कि एक तरह से उस विश्वविद्यालय की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। प्रारंभ से ही वो, क्योंकि ये एशिया का इस समय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय और भारत का पहला पत्रकारिता विश्वविद्यालय, उसकी स्थापना की मूल संकल्पना के साथ आदरणीय जोशी जी का बहुत गहरा जुड़ाव रहा है। उसके बाद लगभग 10 वर्ष तक आप 2 टर्म आपकी कुलपति के रूप में रही कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता विश्वविद्यालय रायपुर, और रायपुर में उनके प्रवास के समय मुझे अनेक अकादमिक आयोजनों में वहां सहभागिता करने का मौका मिला। उनकी प्रशासनिक और अकादमिक यात्रा को मैं बहुत निकटता से देख रहा हूँ। विशेषकर एक कहानीकार के रूप में, कवि के रूप में तो आपने ख्याति प्राप्त की है, लेकिन जब फेसबुक पे उनके डिस्पैच पढ़ता हूँ, उनके यात्रा वृतांत पढ़ता हूँ, किस तरह से एक छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के, बल्कि कई बार तो ट्रेन में या फ्लाइट में उनके साथ जो व्यक्ति बैठा है उसके पूरे व्यक्तित्व को जिस तरह से आप विश्लेषित करते हैं, वो उनकी गहरी मानवीय संवेदना की एक दृष्टि से हमें परिचित कराता है। यही कारण है कि आप चाहे रंगमंच हो, टेलीविजन हो, साहित्य हो, नाटक हो, कहानी हो, व्यंग हो, धारावाहिक हो, निबंध, कला, समीक्षा, न जाने कितनी विधाओं में आप निरंतर लिख रहे हैं। सच्चिदानंद जोशी की लोकप्रिय कहानियां, आपका ये कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके अतिरिक्त भी आपने पत्रकारिता पर पुस्तकें लिखी, काव्य संकलन आपके प्रकाशित हो चुके हैं, और अनेक ऐसे, मैं जब देख रहा था कुछ समय पहले इंडिया टुडे का जो साहित्य उत्सव है, वहां उनकी एक नव प्रकाशित पुस्तक थी, उस पर चर्चा हुई। तो विभिन्न विधाओं में निरंतर लिखना, और वर्तमान में इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट्स, नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट्स, उसके मेंबर सेक्रेटरी के रूप में आप जिस तरह से देश की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करते हुए उसे आगे ले जा रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के भाषणों का संपादन आपने किया, जिसका प्रकाशन हमारा जो प्रकाशन विभाग है भारत सरकार का, उसने इसे प्रकाशित किया है। तो आपके व्यक्तित्व के अनेक पहलू हैं। और जो आपकी प्रमुख पुस्तकें हैं उनमें कुछ अल्प विराम 2018 में प्रकाशित हुई, और पल भर की पहचान 2019 में आपकी प्रकाशित हुई, जो एक तरह से काव्य संकलन है। और आपकी स्वयं के जो भाषणों का संकलन है, मेरा देश मेरा धर्म, इस नाम से प्रकाशित हो चुका है। तो आदरणीय जोशी जी के व्यक्तित्व में हम अनेक तरह के जो उसकी खुशबू है उसका एहसास कर सकते हैं। और सोशल मीडिया, जैसा मैंने शुरू में कहा, हम सब लोग जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं वो हमारे पूरे जीवन संस्कारों और जीवन शैलियों के साथ घुल मिल गया है। समझ में नहीं आता, सोशल मीडिया जब इसे कहा जाता है तो क्या दूसरा सारा मीडिया एंटी सोशल हो गया है? तो सोशल मीडिया की यह अवधारणा और इसके व्यापक जो प्रभाव हमारे जीवन पर हो रहे हैं। आज ही मैं एक समाचार पत्र में पढ़ रहा था कि अमेरिका में चिकित्सकों ने जो ये अकेलापन है, लोनलीनेस की जो समस्या है, उसको लेकर के काफी शोध वगैरह किया है। और हम 4 जने बैठे हुए हैं, सभी अपने मोबाइल में व्यस्त हैं, पारस्परिक संवाद धीरे धीरे खत्म हो गया है। तो सोशल मीडिया क्या हमें उस असामाजिक प्राणी की ओर ले जा रहा है, या कहीं इसके ऐसे लाभ भी हैं? तो किस तरह से हम इसका उपयोग करें और कैसे अपनी जीवन शैली को बेहतर बनाएं, आइए इन कुछ मुद्दों को लेकर के हम सुनते हैं आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जी जोशी को। उनके वक्तव्य के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय जोशी जी। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर संजीव भानावत जी। यहाँ उपस्थित प्रोफेसर हुडा, प्रोफेसर अनिल मेहता,
और सभी मीडिया क्षेत्र के विद्वान, स्कॉलर्स, सम्मानित देवियों, सज्जनों, सबसे पहले तो मैं प्रोफेसर भानावत को और उनकी पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आप इस 100वें एपिसोड के लिए आप मुझे बुला रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि कोई भी काम अनवरत कैसे चलना चाहिए, इसकी एक बहुत अद्वितीय मिसाल प्रोफेसर भानावत ने यहाँ पर प्रस्तुत की है। वैसे हम सभी जानते हैं संजीव भानावत जी को, जो भी काम हाथ में लेते हैं वो उसकी निरंतरता और पूर्णता को प्राप्त करता ही है, ये एक बार आश्वस्त हो जाता है। हम सब समझ जाते हैं कि अब प्रोफेसर भानावत ने इस काम को हाथ में लिया है तो ये लगातार भी होगा और पूर्ण भी होगा। और जिस तरह से कम्युनिकेशन टुडे वो निकाल रहे हैं वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनुकरणीय बात है, क्योंकि आज के समय में, आज के दौर में इस तरह का जर्नल निकालना और उसे लगातार जारी रखना और उसमें बहुत स्तरीय सामग्री हमेशा देना, ये एक बहुत ही कठिन काम है जिसे प्रोफेसर भानावत कर रहे हैं। तो मैं उन्हें विशेष रूप से बधाई देता हूं। आप सबको भी बधाई देता हूं जो लगातार इससे जुड़े हुए हैं। 302वां एपिसोड है और जिसमें आप मुझे 302वां वक्ता हूं, शायद मैं, ऐसा कहा गया, तो 302वां वक्ता हूं जो मैं यहाँ हूँ और दिल्ली की सूची में पता नहीं कितनवां हूँ जो दिल्ली से हूँ। तो मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा मेरे लिए अवसर है जिसमें मैं आपके साथ बातें साझा करूं। लेकिन मित्रों, जो बात मैं साझा कर रहा हूँ वो पता नहीं कैसे कहूँ, वो इसलिए कैसे कहूँ कि जिस माध्यम से मैं बात कर रहा हूँ मैं दरअसल उस माध्यम की खिलाफत में ही बात कर रहा हूँ। यानी मैं बात तो कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया कितना सोशल, और विडंबना ये है कि हम सब एक दूसरे से सोशल मीडिया के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो ये भी एक विडंबना है और इस विरोधाभास में ही मैं आपके साथ बात करूंगा। और ये बात इसलिए करूंगा क्योंकि आज से कुछ साल पहले होली का त्योहार आया, और होली का त्योहार आया तो मैं दिल्ली में था और हमने बड़े शान से बहुत सारे रंग वगैरह खरीदे। और आप सब जानते हैं कि ये इन दिनों ऑर्गेनिक रंग का बड़ा शौक है कि ऑर्गेनिक गुलाल खरीदेंगे जो सामान्य गुलाल से थोड़ा ज्यादा महंगा आता है। तो हमने बड़े बजट में कटौती करते हुए और बड़ा अच्छा गुलाल खरीदा ताकि जो भी अतिथि हमारे यहाँ आए हम उनको वो गुलाल लगाएंगे। विडंबना ये रही कि सुबह से शाम हो गई, मुझे फेसबुक पर हजारों बधाइयां मिली, व्हाट्सएप पर कई सारे सैकड़ों संदेश आए, लेकिन क्या मजाल कि किसी ने गुलाल का एक टीका भी लगाया हो। तो जो सारी की सारी होली थी वो हमने सोशल मीडिया पर ही खेल डाली, और सोशल मीडिया पर इतने रंग बिखेरे कि जिसकी कोई हद नहीं। लेकिन व्यक्तिगत रूप से मिलकर किसी को गुलाल लगाने का अवसर उस पूरे दिन भर में आया ही नहीं। उस दिन शाम को मुझे एक कविता में सबसे पहले आपके साथ साझा करता हूं, और जहां से इस विषय की मूल परिकल्पना आई चर्चा की वो मैं साझा करना चाहता हूं। कविता है अपनी अजीब दुनिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से मैंने रच डाली है अजीब सी दुनिया, अपने ही इर्द गिर्द, अपने पर केंद्रित। जहां मैं हूं ढेर सारे जाने अनजाने दोस्तों के साथ। अनजान इसलिए कि सामने पड़ने पर पहचान ही नहीं पाता उन्हें, और पहचानने पर मिलना जरूरी नहीं समझता। मेरी दुनिया में सिर्फ मैं ही हूं अपने आप से बात करता, अपने लिए दुनिया को जोड़ता घटाता। दूसरे भी जो हैं वे सब भी मैं ही हैं, हजारों की लिस्ट में सबके सब एकाकी। अपनी ही तस्वीरों से लुभाते खुद को, अपनी पसंद, संदेश और टिप्पणियों को बताते अपने चैतन्य होने का प्रमाण। ऐसी तमाम बातों से जोड़ लेते अपने आप को जो कहीं से भी नहीं होती उनके करीब। कोई नहीं है इन सब में ऐसा जो मुझे छूकर मेरे होने का एहसास दिलाए, अपनी ऊष्मा से उपस्थिति दर्ज कराए, मेरी चाहर दीवारी पर चलने वाले इस यांत्रिक संवाद से मुझे मुक्ति दिलाए। जन्मदिन पर कभी गले मिलकर दे बधाई, आंसू पोंछने के लिए अपना रुमाल बढ़ाए, महसूस करा सके मुझे अपनी सांसों का स्पंदन, भावों के आवेग से अपना परिचय कराए। इन्हीं को ढूंढने में खो सा गया हूं, अपने बनाए अंतर्जाल में खुद से ही अजनबी हो गया हूं, खुद से ही अजनबी हो गया हूं। तो मित्रों, ये जो सोशल मीडिया की जो दुनिया है ये आपको आपसे अजनबी बनाती है और एक तरह की अजीब मायावी दुनिया में आपको रखती है। आपको लगता है कि आप सारी दुनिया से जुड़े हैं, पर लगता है कि शायद कहीं नहीं जुड़े हैं। एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा, जिंदगी की राहों में रंजो गम के मेले हैं,
जिंदगी की राहों में रंजोगम के मेले हैं, भीड़ है कयामत की और हम अकेले हैं। तो ये जो कयामत की भीड़ हमारे इर्द गिर्द है, जिसमें हम अकेले हैं, उसको सोचने समझने का ये वक्त आ गया है। खासकर ये वक्त और इसलिए भी ज्यादा समर्पक हो गया है, इसलिए भी ज्यादा मौजू हो गया है, क्योंकि कोविड के दौरान हमने 2-3 साल तक लगभग लगभग इसी सोशल मीडिया की दुनिया में विचरण किया है। और ये सोचने पे हमको मजबूर कर दिया गया है कि क्या इसके बगैर हमारा गुजारा नहीं हो सकता। आज तो बहुत सारे शिक्षा शास्त्री हम सब देखते हैं, आप सब लोग यहाँ बैठे हैं, जब हम क्लासेस की बात करते हैं तो हम सब लोग एक हाइब्रिड मोड की भी बात करने लगते हैं। अब ये हाइब्रिड मोड कब, कहाँ, क्यों, कैसे आया मुझे मालूम नहीं। हम सब शिक्षक हैं, हम सब कभी विद्यार्थी रहे हैं, आज भी हम सब विद्यार्थी हैं। हम सब जानते हैं कि शिष्य और गुरु का जो संबंध होता है, जो परस्पर संबंध होता है, एक दूसरे के सानिध्य, संपर्क, जो प्रॉक्सिमिटी जिसे हम कहते हैं, जब तक वो नहीं होती तब तक हमारी जो सीखने और समझने की जो ऊष्मा है, ऊर्जा है, वो एक तरह से बढ़ती नहीं है, उसमें कोई उत्प्रेरण नहीं होता। ये हम सबको मालूम है। उसके बावजूद भी हम सब सोशल मीडिया के इस हाइब्रिड मोड के शिकार हो गए हैं। और इसलिए मुझे इस बात को सोचने पर बार बार विवश होना पड़ा कि क्या सचमुच ये सोशल मीडिया इतना सोशल है। और फिर मुझे याद आए एल्विन टॉफलर, जिन्होंने आज से कई साल पहले एक बात कही थी, शायद आप सबको याद होगी। उन्होंने कहा था डीमासिफिकेशन ऑफ मीडिया। जब उन्होंने इस बात को कहा था डीमासिफिकेशन ऑफ मीडिया, तब शायद हमें इस बात की कल्पना भी नहीं थी कि ये बात क्या कह रहे हैं और ये बात कहाँ तक जाएगी। और हम सब ने देखा कि कैसे कैसे धीरे धीरे, पहले घर में जब एक अखबार आता था तो सब लोग एक साथ मिलकर उसे ड्राइंग रूम या डाइनिंग टेबल पर बैठकर पढ़ते थे। घर में एक टीवी होता था जिसमें कृषि दर्शन से लेकर रात के पूरे कलर बैंड तक सारे कार्यक्रम, पूरा का पूरा परिवार, न सिर्फ परिवार बल्कि पूरा का पूरा मोहल्ला एक साथ बैठकर उसे देखता था, सुनता था। हम लोगों ने वो भी समय देखा है जब हमारे पास टेलीविजन नहीं था और हम क्रिकेट की कमेंट्री सुनने के लिए पूरे के पूरे यार दोस्त इकट्ठा होकर एक छोटे से ट्रांजिस्टर पर उसे सुना करते थे। वो एक कलेक्टिव मीडिया की निशानी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे हम अपने अपने द्वीपों में बंटते चले गए। ड्राइंग रूम से टेलीविजन बेडरूम में चला गया, बेडरूम से लोगों के अलग अलग कमरों में चला गया। अब तो मुझे नहीं लगता हम में से कितने घर हैं जहां पर सच में टेलीविजन देखा जाता है। और टेलीविजन देखा भी जाता है तो सिवाय ओटीटी के हम और क्या चीज देखते हैं। या ज्यादातर टेलीविजन या ज्यादातर ऑडियो विजुअल मटेरियल का जो कंजम्पशन है, वो सारा का सारा तो हमारे मोबाइल फोन पर ही हो जाता है। यानी हम किस तरह से अपनी अपनी चीजों में बढ़ गए हैं। और इसी बात को एल्विन टॉफलर ने कहा था कि एक समय ऐसा आएगा जब डीमासिफिकेशन की इंतहा हो जाएगी और हर एक व्यक्ति अपनी जगह पर अपना अपना मीडिया तलाशने लगेगा। आज कमोबेश वही स्थिति हमारे सामने आ गई है और हम एक अलग अलग द्वीपों में अपने आप को बांटकर इतने खुश हैं, इतने सुकून में हैं, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इजराइल और हमास का युद्ध क्या हो रहा है। अगर मेरे गिर्द गिर्द मेरा मीडिया मुझे हरा भरा संसार दिखा रहा है तो मेरे लिए शायद वो हरा भरा संसार ही काफी हो जाता है। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे आसपास कोई भूख से बिलख रहा है या कोई प्यास से तड़प रहा है। अगर मुझे खाना और पीने को पानी मिल रहा है तो मेरे लिए वही समाचार हो जाता है, क्योंकि समाचार भी अपनी तरह से बढ़ गए हैं, सूचनाएं भी बढ़ गई। एक और समस्या भी हो गई जिसका जिक्र अभी प्रोफेसर भानावत कर रहे थे। वो समस्या ये है कि हमारे पास इतनी ज्यादा सूचनाएं हैं कि हम उसका क्या करें। हम सब इंफॉर्मेशन ओवरलोड की तले दबे चले जा रहे हैं। इतनी अधिक सूचनाएं हैं कि जिसकी हमें कोई आवश्यकता ही नहीं। आप सुबह अपना खोलिए मोबाइल फोन या व्हाट्सएप देखिए तो आपको लगता है कि ऐसी ढेर सारी सूचनाएं जो आपको सुबह मिलती हैं जिसकी आपको आवश्यकता नहीं रहती। लेकिन चूंकि आप वो सारी सूचनाएं एब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो सारी सूचनाएं आपके दैनंदिन जीवन पर असर डालती हैं, आपके मन पर असर डालती हैं, आपके सोच पर असर डालती हैं, आपके विचार पर असर डालती हैं। तो इन सबको सोचने और समझने की आवश्यकता है। और जिस सारी सोशल मीडिया के इर्द गिर्द हम सब अपना संसार रच रहे हैं, वो दरअसल एक इंटरनेट की देन है। हम सब जानते हैं। और इंटरनेट कितना पुराना है ये बताने के लिए मुझे कम से कम मीडिया के स्कॉलर्स को तो अलग से बताने की जरूरत नहीं है। इसका अस्तित्व तो हमारे जीवन में कोई बहुत साल पुराना नहीं है। लेकिन अगर आप देखें कि आपको कहीं किसी जगह पर नेटवर्क न मिले, आपका इंटरनेट का नेटवर्क न मिले, तो आप अस्वस्थ हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं। एक दफे आपको खाना नहीं मिले तो चल जाता है, चाय नहीं मिले तो चल जाती है, लेकिन अगर आपको नेटवर्क नहीं मिले तो आपकी परिस्थिति एकदम बीमारों जैसी हो जाती है।
तो हम इतने ज्यादा अपने आप को इस सारी चीज के अधीन कर रहे हैं, इसके बारे में सोचने की आवश्यकता है। और ये कितने साल पुराना है सोशल मीडिया? सोशल मीडिया बहुत साल पुराना नहीं है, आज से 16 साल पहले, सिर्फ 16 साल पहले ही तो इसका जन्म हुआ 1997 में, जब बोल्ट एंड 6 डिग्रीज ने वॉइस मैसेजेस के थ्रू सोशल मीडिया का पदार्पण किया, उसे हमारे जीवन में डालने की कोशिश की। और आज देखें तो पूरा विश्व किस तरह से इस सोशल मीडिया की गिरफ्त में है, किस तरह से इस सारे मीडिया की गिरफ्त में है, तो आंकड़े चौंकाने वाले होते हैं। 5.19 बिलियन पूरा विश्व जो है वो इंटरनेट का कंजम्पशन करता है, इंटरनेट को देखता है, यानी पूरे विश्व की आबादी का ये 64.6% हो जाता है। और उस 64.6% में से 4.88 बिलियन लोग सोशल मीडिया का कंजम्पशन करते हैं, यानी लगभग 60% लोग सोशल मीडिया का कंजम्पशन करते हैं। और अगर ये 60% लोग सोशल मीडिया का कंजम्पशन करते हैं, फिर वो चाहे फेसबुक हो, जो कि शायद सबसे ज्यादा कंज्यूम करने वाला सोशल मीडिया है, 3.3 बिलियन या इसके करीब कुछ लोग हैं जो सोशल मीडिया को कंज्यूम करते हैं, या फिर यूट्यूब हो जो लगभग 2.5 बिलियन लोग उसको करते हैं, या व्हाट्सएप हो जिसको 2 बिलियन लोग करते हैं, या इंस्टाग्राम हो जिसको 2 मिलियन लोग करते हैं, या वीचैट हो। तो इस तरह से ये सारे के सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो कैसे हमारी जिंदगी में, हमारे इर्द गिर्द आ गए, ये हमें समझ में आता है। पहली बार जब फेसबुक पर मेरे 5000 दोस्त हुए तो मैं बहुत खुश हुआ कि मेरी बात 5000 लोगों तक जा रही है। लेकिन बाद में समझ में आया कि मेरी बात तो 5000 लोगों तक जाती ही नहीं है। मेरे दोस्त भले ही 5000 हो, लेकिन मेरी जो बात है वो सिर्फ उसके 10% लोगों तक जाती है। और वो भी अगर उससे बढ़ाना है तो मुझे फिर उसके साथ कोई जार्गन रचना पड़ता है। वो जार्गन क्या होता है, ये सब हम चर्चा करेंगे तो समझ में आ ही जाएगा। तो फिर ये भी बात समझ में आई कि क्या वो सारी कहानियां जो कहते थे कि फला जगह पे एक बार स्टूडेंट ने फीस की कमी के लिए एक कॉल दी और कहा कि मैं आज से 7 दिन बाद फला स्क्वायर पर जाकर आंदोलन करूंगा, और तब वो अकेला था। धीरे धीरे वो बात सोशल मीडिया पर एम्पलीफाई हुई, और जिस दिन दरअसल वो आंदोलन करने पहुंचा, उस चौक में 20 से 25 हजार लोग इकट्ठा हो गए सिर्फ उसकी सोशल मीडिया कॉल पर। तो ये भी समझ में आता है कि क्या अब हम उस युग से आगे बढ़ चुके हैं? क्या वो सारी बातें अब झूठी पड़ती जा रही हैं? क्योंकि ये भी समझ में आया कि एक लड़की जिसकी तस्वीरें, जो कि बहुत निजी तस्वीरें थी, उसके किसी दोस्त ने सिर्फ मजाक में सोशल मीडिया पर डाल दी, और धीरे धीरे वो मल्टीप्लाई होकर इतनी व्यापक हो गई कि फिर उस लड़की को आत्महत्या करनी पड़ी। या ये भी सुनाई पड़ा कि जो बहुत सारे खेल जो हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होते हैं, उसकी लत इतनी ज्यादा एक आदमी को पड़ गई कि वो करोड़ों का कर्जदार हो गया, और उसके पास अपना जीवन समाप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। आज से कुछ साल पहले जब पुणे विश्वविद्यालय में किसी सेमिनार में जाने का अवसर मिला, तो वहां पर वहां की एक स्कॉलर ने एक बहुत सुंदर सा पर्चा पढ़ा। वो पर्चा था ग्रोइंग सुसाइडल टेंडेंसीज अमंग द सोशल मीडिया यूजर्स। तब मुझे लगा कि शायद ये किस जमाने की बात कह रही है, क्योंकि हम तो एक ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमारा संपर्क, हमारा संवाद ही सबसे बड़ा अस्त्र है। ऐसे में ये शायद किसी दूसरे देश की बात कह रही है। लेकिन फिर आज अगर हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं तो क्या नजर आता है? हम सब भी तो किसी न किसी तरह अपने द्वीप में बढ़ गए हैं। आज एक बैठक में बैठे हुए पिता, माता और उनके पुत्र और पुत्री, 4 लोग आपस में संवाद नहीं करते। वो क्या करते हैं? वो चैट कर रहे होते हैं किसी तीसरे या चौथे व्यक्ति से जो उस कमरे में नहीं है। या माता को अपने बच्चे को भी जन्मदिन की बधाई देनी होती है तो वो उसे गले लगाकर बधाई नहीं देती, वो उसे व्हाट्सएप पर बधाई देती है और फेसबुक पर बहुत सारे गुलदस्ते भेजती है। क्योंकि हम एक अलग तरह के समाज में आ गए हैं, जो प्रदर्शनकारी समाज है, जो व्यक्तिगत संबंधों से उठता चला जा रहा है। जब सोशल मीडिया प्रारंभ हुआ था, क्योंकि हम सब लोग मीडिया के विद्यार्थी ज्यादातर हैं और हमें मालूम है कि मीडिया का विद्यार्थी होने के नाते, मीडिया में काम करने के नाते हम जानते हैं कि मीडिया में किस तरह की, राजनीति शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा, और किस तरह का मैकेनिज्म काम करता है चीजों को दिखाने के लिए, प्रदर्शित करने के लिए, छापने के लिए।
तो इसलिए जब सोशल मीडिया प्रारंभ हुआ था तो हम सब ने ये कम से कम इस बात की आश्वस्ति तो की थी कि एक ऐसा डेमोक्रेटिक मीडिया है, एक ऐसा लोकतांत्रिक मीडिया है जो लोगों की सच्ची आवाज को यहाँ से वहां तक, एक स्थान से दूसरे स्थान तक, अलग अलग माध्यमों तक पहुंचा पाता है। लेकिन इस दौरान में जब से हमने इस मीडिया को देखना समझना शुरू किया है, तब से लेकर आज तक स्थितियां कितनी बदल गई हैं आपको अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। अब अगर आपको लगता है कि आपकी किसी पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स हैं या किसी एक व्यक्ति की पोस्ट पर बहुत सारे लाइक्स हैं, तो शायद आपको इतना भी गणित समझ में आता है कि ये सारे लाइक्स कैसे बटोरे जाते हैं या कैसे एकत्रित किए जाते हैं। इस पूरे के पूरे लाइक्स को मैनेज करने की एल्गोरिथम क्या है, हमें ये भी मालूम पड़ता है कि इसको प्रमोट करने के लिए, इसको बूस्ट करने के लिए आपको किस किस तरह के और हथकंडे अपनाने पड़ते हैं या अपनाए जा सकते हैं। हमें ये भी मालूम है कि ट्विटर पर कोई चीज ट्रेंड करने के लिए आपको और क्या क्या हथकंडे अपनाने चाहिए जिससे ट्विटर पर आप ट्रेंड करते हैं। हम ये भी समझ पाते हैं कि इंस्टाग्राम पे आपकी चीज कैसे ट्रोल करी जाती है, कैसे ट्रेंड की जाती है। तो ये जो सारी एक नए जार्गन का एक नया माया जाल हमारे इर्द गिर्द रच गया, बुन गया, हमारे देखते देखते एक नई की नई पूरी की पूरी 12 खड़ी हमारे सामने खड़ी हो गई, जो हमें एक नई दुनिया में ले जाती है। लेकिन वो जिस दुनिया में हमें ले जा रही है, उस दुनिया को क्या हमें सोशल मीडिया कहना चाहिए, इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। कई चीजें ऐसी आ गई जिसको हम समझते थे कि वो शायद हमारे लिए पक्षकर हो सकती हैं, शायद हमारे लिए हितकर हो सकती हैं, शायद हमारे लिए सकारात्मक हो सकती हैं। लेकिन जब हमने देखा कि ऐसे सारे जार्गन्स जो हमारे सामने आ गए, जिसने हमें एक बहुत सारी चीजों के साथ विकल्पहीनता में बांट दिया, और हमें समझ में आने लगा कि धीरे धीरे ये सोशल मीडिया, जिसे मैं अपना माध्यम कहता था, जिसे मैं अपना लोकतांत्रिक माध्यम कहता था, वो कहीं ना कहीं फिर धीरे धीरे उसी माध्यम की लाइन में आ गया। शायद एक दुर्भाग्य ये भी हुआ कि जो अखाड़ेबाज मेन स्ट्रीम मीडिया में थे, वे अखाड़ेबाज इस माध्यम की विशेषता को देखते हुए यहां भी कूद पड़े। ये भी देखने में आया कि जो सारी अखाड़ेबाजी, जो सारी पैंतरेबाजी मेन स्ट्रीम मीडिया में होती थी, वो सारी अखाड़ेबाजी, वो सारी पैंतरेबाजी सोशल मीडिया में भी शुरू हो गई। और इसलिए जिस जिस माध्यम की इजाद टू इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस हुई थी, टू जनरेट लेवल्स ऑफ इंक्रीज्ड कॉन्शियसनेस इसके लिए हुई थी, टू डेवलप एंड नर्चर रिलेशनशिप विद देयर कस्टमर्स एंड कंज्यूमर्स उसके लिए हुई थी, या टू लर्न एंड अंडरस्टैंड थिंग्स फ्रॉम अदर कॉम्पिटिटिव एंड रिलेटिव इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, पर्संस, इसके लिए हुई थी, वो सारी की सारी परिभाषाएं कहीं ना कहीं कोने में जाकर रह गई। एक नई शब्दावली, एक नई बात, एक नई चीजें आपके सामने उभर के आ गई। एल्गोरिथम एक शब्द आ गया। एल्गोरिथम के बारे में हम नहीं जानते थे कि एल्गोरिथम तो शायद गणित में होता था, एल्गोरिथम यहाँ कैसे आ गया। और फिर उस एल्गोरिथम ने जो पछाड़ के हमें रोज नई पटखनी देना शुरू कर दिया, तो हमें ये समझ में नहीं आया कि जो हम अच्छे के लिए, जो हम सत्य के लिए, जो हम वास्तविक चीजों के लिए अभी तक जूझ रहे थे, वो फिर अच्छा, वो सत्य, वो वास्तविक फिर से कहीं ना कहीं पीछे परिदृश्य में चला गया है। अब जो हमारे सामने आ रहा है वो क्या सचमुच सत्य है, वो क्या सचमुच वास्तविक है, इसके बारे में भी प्रश्न चिन्ह हमारे मन में आने लगे। इसलिए बहुत सारी चीजें जैसे 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 हम सोचते थे कि क्राउड सोर्सिंग से क्या चीजें बढ़ सकती हैं, तो क्या ये जो क्राउड है, क्या ये सचमुच का क्राउड है, या ये मैनिपुलेटेड क्राउड है, या ये मैनेज्ड क्राउड है, या ये खरीदा गया क्राउड है, क्या ये प्रायोजित क्राउड है, क्या ये स्पॉन्सर्ड क्राउड है, इसके बारे में भी फिर प्रश्न चिन्ह होने लगे। क्योंकि हमें मालूम नहीं था कि जो हमें फॉलो कर रहे हैं वो सचमुच क्या हमें फॉलो कर रहे हैं या किसी और के फॉलो करने के कारण से हमको फॉलो कर रहे हैं। तो ये जो सब सारी चीजें जब आपके सामने आ गई, तो आपको समझ में आया कि एक नया तंत्र है, एक नया माया जाल है जो चल रहा है। इसलिए आपके सामने फ्लैश मॉब जैसे शब्द आए, इसलिए आपके सामने हैशटैग जैसे शब्द आए, इसलिए आपके सामने आरएसएस फीड जैसे शब्द आए, इसलिए आपके सामने थ्रेड जैसे शब्द आए, और आपको समझ में आ गया कि ये सारी की सारी नई इबारत है जो मीडिया के लोगों के लिए अब शायद आवश्यक हो गई। इसलिए ट्रेंडिंग और ट्रोलिंग जैसे शब्द भी आए, जिसने हमको ये सिखाया कि सब कुछ मायाजाल इतना आसान नहीं है।
अगर आप ट्रेंड कर रहे हैं तो भी आपको खुश होने की जरूरत नहीं है, और अगर आप ट्रोल हो रहे हैं तो आपको दुखी होने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके पीछे का भी जो गणित है वो बहुत अलग तरह का गणित है। फिर एक नया तंत्र भी निर्मित हो गया। पहले जब हम मीडिया में थे तो हमको लगता था लेखक होना, पत्रकार होना, संपादक होना, विचारक होना, यही पर्याप्त है। लेकिन यहाँ आकर समझ में आया कि इन सब के होने से कोई आपके अस्तित्व को आगे नहीं बढ़ा सकता। आपका इन्फ्लुएंसर होना बहुत जरूरी है। और ये इन्फ्लुएंसर कौन होंगे, इसको ढूंढने में अगर आप लगते हैं तो आपको फिर समझ में आता है कि इन्फ्लुएंसर होने के लिए कोई बहुत विशेष क्वालिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है, जो कि पत्रकारिता से जुड़ा हो या मीडिया से जुड़ा हो या क्रिएटिविटी से जुड़ा हो। पता नहीं, एक नया ही यंत्र, नया ही मायाजाल है जो आपको इन्फ्लुएंसर बनाता है। और आप देख के दंग रह जाते हैं जब आप देखते हैं। अभी बहन बता रही थी कि आज हम किसी सुपरस्टार को बुला रहे हैं और उन्होंने मुझे बुला लिया, जबकि मैं तो वर्तमान दुनिया के लिए तो बड़ा यूजलेस का आदमी हूं, क्योंकि मैं इन्फ्लुएंसर नहीं हूं। अगर आप किसी इन्फ्लुएंसर को बुलाते जिसका नाम भी आपको नहीं मालूम, पर वो बताता है कि इसके तो इतने मिलियन फॉलोअर्स है, तो वो आपका सुपरस्टार बन जाता है, क्योंकि वो सोशल मीडिया पर एक ट्वीट, जिसे आजकल एक्स कहते हैं, वो कर देता है, या एक इंस्टा की पोस्ट डाल देता है, या फेसबुक पर एक लाइन लिख देता है, तो कई लाख लोग उसको देखने लग जाते हैं। वो सच में इन्फ्लुएंसर है, तो वो सुपरस्टार हो गए। तो ये जो आजकल के सुपरस्टार हैं, जो जो अलग अलग तरह से अपनी अपनी प्रतिभा से लोगों को आक्रांत किए फिरते हैं, वो अब आज के सुपरस्टार हैं, जो मार्केटिंग भी कर रहे हैं, जो सारी चीजों को करा रहे हैं। तो इसलिए आपको ये समझना होगा कि ये क्या दुनिया है, ये क्या तंत्र है जो हमारे सामाजिक माध्यमों के रूप में हमारे सामने आ गई है। और इसलिए हमको सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम मीडिया के लोग हैं। हमको इस बारे में विचार करना होगा कि क्या सचमुच सोशल मीडिया हमारे लिए सोशल है। हाँ, कुछ अच्छी बातें हैं, हाँ कुछ बहुत अच्छी बातें हैं जो सोशल मीडिया ने हमें दी हैं। जैसे सबसे बड़ी बात है कि इसने मोनोपोली को तोड़ा है, एकाधिकार को तोड़ा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एकाधिकार था, एक अलग तरह के माध्यम का एकाधिकार था, और इसीलिए कई बार जो सच था या जो प्रतिभाशाली था वो भी पीछे चला जाता था। तो उस एकाधिकार को तोड़ने की बात तो हुई है। इसी के साथ एक अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन भी हमें मिलती थी। अब मैं अनफिल्टर्ड इंफॉर्मेशन वो आपके सामने इसलिए कह रहा हूं कि मैं किसी भी किस्म की सेंसरशिप या किसी भी किस्म के बंधन या पाबंदियों को न मानते हुए एक जेन्युइन इंफॉर्मेशन देना, ये मीडिया का दायित्व समझता हूं। तो पहले वो मीडिया को इंफॉर्मेशन मिल रही थी जो अनफिल्टर्ड थी। इसके साथ ही एक पहचान भी बन रही थी, वो भी एक बहुत अच्छी बात थी कि हर एक व्यक्ति को अपनी पहचान दिखती थी। यहां तक कि हमने देखा कि हमारे घर के ऐसे बुजुर्ग जो पूरी जिंदगी अपनी पहचान के लिए कहीं ना कहीं कुंठित होते रहे, फ्रस्ट्रेट होते रहे, और हमें मालूम था कि उनके अंदर प्रतिभा है, उनको भी पहचान मिली सोशल मीडिया के माध्यम से। और आपने देखा कि कैसे कैसे सुपरस्टार बन गए। आपको ये भी मालूम है कि रेलवे के अंदर भीख मांगने वाली कोई रानू भी थी, जो सोशल मीडिया के कारण एक बड़ी सिंगिंग स्टार किसी समय बन जाती है। तो ऐसा भी हुआ। और इसी के साथ ये भी हुआ कि हमारी जो रचनात्मकता है, हमारी जो क्रिएटिविटी है, उसको भी स्वर मिला, उसको भी एक आयाम मिल गया। इसके साथ एक एक बहुत बड़े व्यापक समुदाय को यहाँ कहीं तो भी आवाज मिली। ये भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि हमने ये माना कि मेन स्ट्रीम मीडिया जो था वो एक तरह से सोफेस्टिकेटेड मीडिया था, बहुत सम्रांत मीडिया हो गया था। तो एक व्यापक आवाज, एक व्यापक जन समुदाय को आवाज देने का काम भी सोशल मीडिया ने किया। इसके साथ ही नई नई आइडियाज, नए नए विचारों को जन्म देने का काम भी सोशल मीडिया ने किया, इसमें कोई शक नहीं। इसके साथ ही एक व्यापक सूचना, व्यापक जानकारी, व्यापक अवेयरनेस, ये भी सोशल मीडिया ने फैलाई। इसके अलावा लोगों की मदद करने का काम भी कई बार सोशल मीडिया ने किया है, इसको भी हमें देखना है। एक और महत्वपूर्ण बात है, खासकर कोविड के दौरान बहुतों ने इस बात को भी अनुभव किया होगा कि सोशल मीडिया कहीं ना कहीं हमारा अपना साथी भी बना है, हमारा कंपेनियन भी बना है। इसलिए देखा कि लोग इंस्टाग्राम पे पोस्ट डाल देते हैं, फेसबुक पर पोस्ट डाल देते हैं, और खुद ही अपनी पोस्ट से स्वयं ही बहुत अधिक आह्लादित होते रहते हैं, प्रसन्न होते रहते हैं। लेकिन इसके साथ ही और कुछ बुरी बातें भी सोशल मीडिया के साथ धीरे धीरे आ गई,
जिसको हमें देखना होगा, समझना होगा। तो जिसे हम बहुत ही निश्चल, बहुत ही निर्मल सा माध्यम समझते थे, धीरे धीरे देखा कि लोगों ने उसे एक मार्केटिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया। इसलिए आपने देखा कि धीरे धीरे उसमें विज्ञापनों की बढ़ोतरी होने लगी, और वैसे वैसे विज्ञापन आने लगे जैसी जैसी सर्च आप करते हैं, तो उसके माध्यम से भी आप आगे आने लगे। फिर ये भी समझ में आया कि सिर्फ मार्केटिंग नहीं थी, ये धीरे धीरे एक प्रोपोगंडा टूल भी बनता चला गया। और जब प्रोपोगंडा टूल बन जाता है तो क्या होता है, ये मीडिया के विशेषज्ञों को अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है। इसके साथ एक और बहुत बड़ी बात हुई। वो बड़ी बात क्या हुई? वो बड़ी बात ये हुई कि ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार बन गया, मनोवैज्ञानिक अस्त्र बन गया। आप खुद ही देख लीजिए, जब मैं कहता हूं कि सुबह व्हाट्सएप पर संदेश आता है, और अगर किसी को कुछ एक भय की निर्मिति करना है, संदेह की निर्मिति करना है, तो वो कितनी आसानी से सोशल मीडिया के माध्यम से हो जाती है। और ये प्रयोग हमारे समाज में कई ऐसी ताकतें भी करने लगी हैं जिनका भरोसा राष्ट्र की सेवा में नहीं है, राष्ट्र के हित में नहीं है, देश के हित में नहीं है। फिर एक और बात हुई कि सोशल मीडिया के माध्यम से नैरेटिव बनना भी प्रारंभ हो गए। हमेशा आपने देखा है कि अगर झूठ को भी कई बार लगातार बोला जाए तो लोगों को वो सच जैसा लगने लगता है। ये हमारी मानसिक प्रवृत्ति है, और उस प्रवृत्ति का बखूबी इस्तेमाल सोशल मीडिया के माध्यम से हुआ, जिसमें धीरे धीरे नैरेटिव्स बनने की भी बात आ गई। इसके बाद एक और बड़ी बात हुई जो सबसे खतरनाक हुई, जो अभी भी हो रही है, कि इसने आपको बुरी तरह ग्रस्त कर लिया, आपको बुरी तरह जकड़ लिया, इतना जकड़ लिया कि हम इस माध्यम से क्षण भर के लिए भी दूर नहीं होना चाहते। आपने देखा होगा, एक हम कहीं बैठे रहते हैं, 20-25 सेकंड भी नहीं होते, आपको फिर से सोशल मीडिया में, आपको लगता है व्हाट्सएप पर कोई संदेश आ गया, आपको लगता है कोई नया ट्वीट आ गया, आपको लगता है फेसबुक पर नया पोस्ट बढ़ने। तो ये जो अस्वस्थता है, ये अस्वस्थता एक तरह से कैप्टिवेटिंग, नॉस्टैल्जिक कैप्टिवेटिंग है। आपको उसमें इतनी बुरी तरह से जकड़ लिया गया है, उसको समझने की जरूरत है। लेकिन अगर जकड़ ही लिया गया है तो भी बहुत अच्छा होता, तो कम से कम हम ध्यान लगाते। लेकिन सोशल मीडिया ने आपका ध्यान भी भंग कर दिया। आपको ये समझना पड़ेगा कि इसने आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है उसको बहुत हद तक कम किया, एंड दिस हैज बिकम अ मेजर डिस्ट्रैक्टिंग टूल। हमारा डिस्ट्रैक्शन, जो लोग बहुत लगातार बैठते हैं, आपको समझ में आता होगा कि जब आप लिखते हैं तब भी आपको लगता है कि ये डिस्ट्रैक्शन हो ही रहे हैं, जो डिस्ट्रैक्शंस हैं ही। और एक बड़ी बात हुई, कुछ लोगों ने इसको पूरा का पूरा व्यापार का साधन बना लिया। अगर मार्केटिंग ही करते तो कोई बात नहीं थी। आज की तारीख में बहुत सारी संस्थाएं या बहुत सारे लोग सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से खरीदी और बिक्री का काम कर रहे हैं, और लगातार बिजनेस को पनपाने की बात कर रहे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए था। अब स्थिति ये, क्योंकि एंगेजमेंट का लेवल इतना ज्यादा बढ़ गया है कि कोई आश्चर्य नहीं कि कुछ दिनों बाद आपको सोशल मीडिया के डी एडिक्शन सेंटर चलाने पड़ जाए। और डी एडिक्शन सेंटर, अगर मैं आज मजाक में बात कह रहा हूं तो आज आप इसको मजाक में ले लीजिए, लेकिन हो सकता है कि 3 साल बाद आप इसको भी उतनी ही गंभीरता से लेंगे। हो सकता है कि वो समय 3 साल भी ना हो, बहुत जल्दी वो बात आ जाए। क्योंकि अब यूरोप और अमेरिका के कुछ जगहों पर फास्ट फूड की जगह स्लो फूड आ गया है। अब लोग फास्ट फूड की जगह पीछे नहीं भाग रहे, अब वो स्लो फूड की तरफ भाग रहे हैं, यानी आप ज्यादा समय दें। कई रेस्टोरेंट्स में ये भी बोर्ड लगने लगे हैं कि हमारे यहाँ पर अगर आप आधा घंटा इंटरनेट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हम बिल में 10% डिस्काउंट देंगे। ये क्यों हो रहा है? हमारे यहाँ कई रिसोर्ट्स ऐसे खुल रहे हैं जहाँ पर लिखा जाता है कि हमारे यहाँ इंटरनेट नहीं आता, आप बिना इंटरनेट के अगर 7 दिन रहेंगे तो हमें खुशी होगी, और लोग वहां पर भी जाना शुरू कर रहे हैं। यानी हम हमारे ही अपने रचे गए माया जाल से दूर भागकर जाना चाहते हैं। धीरे धीरे ऐसी परिस्थितियां आ रही हैं। 4 दिन पहले मैं देख रहा था कि अब ये जो एडिक्शन है ये इतना ज्यादा बढ़ गया है कि हम एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में बैठे थे जहां बहुत छोटे बच्चे, यानी जिनकी उम्र 6 से 8 वर्ष थी, वे भी बजाय मंच पर चल रहे कार्यक्रम को देखने के अपने मोबाइल से उसे रिकॉर्ड करके कहीं तो भी लाइव कर रहे थे। 8-10 साल के बच्चे कहाँ लाइव कर रहे होंगे, इसका आपको भी अंदाजा नहीं और मुझे भी अंदाजा नहीं। लेकिन ये क्यों हो रहा था? ये इसलिए हो रहा था कि हम उसके बहुत ज्यादा
एडिक्ट हो गए हैं, हम बहुत ज्यादा उसके आदी हो गए। कुछ साल पहले ये बात हुई थी कि ये कौन सी टर्म है, यानी मैं और आप बात कर रहे हैं और आप मेरी बात की तरफ न देखते हुए अगर अपने मोबाइल को देखें तो इसे क्या कहा जाएगा। वैसे तो यह अशिष्टता ही है कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आप अपने मोबाइल को देखें या मैसेज को देखें तो मालूम पड़ा कि इसे एक शब्द इजाद किया गया जिसे फबिंग कहा गया, PHUBBING, कि ये फबिंग है कि आप बात करें और मैं आपकी तरफ ध्यान न देते हुए अपने मोबाइल को देखूं। लेकिन अब समझ में आया कि हम उस फबिंग से भी बहुत दूर, बहुत आगे निकल गए हैं, क्योंकि अब तो कमोबेश यही होने लगा है कि मैं बोलूं और आप मेरी बात पर ध्यान दिए बगैर अपने अपने सोशल मीडिया टूल की तरफ ध्यान देते रहे। अभी भी मैं जब आपसे बोल रहा हूँ, बतिया रहा हूँ, पता नहीं आप में से कितने लोग इसके लॉगिन करते हुए अपने अलग व्हाट्सएप के संसार में डूबे हों और अपने अलग व्हाट्सएप संसार को देख रहे हों। इसका आशय ये नहीं कि आपकी यहाँ रुचि नहीं है, पर इसका आशय ये है कि हम उस आदत से इतने ज्यादा परेशान होते चले जा रहे हैं कि हम इसमें ही अपने आप को डाल दे रहे हैं। अगर हम ऑडियो विजुअल मटेरियल, जो कंटेंट जो इन दिनों यूट्यूब पर बन रहा है, उसकी संख्या का आकलन करें तो हमें मालूम पड़ेगा कि हम बेतहाशा ऑडियो विजुअल कंटेंट निर्माण करके इस तरह के सोशल मीडिया पर डालते चले जा रहे हैं। और वो सारा जो सोशल मीडिया पर जा रहा है वो कहीं ना कहीं क्लाउड में चला जा रहा है, एक ऐसे क्लाउड में चला जा रहा है जिसके ऊपर हमारा कोई बस नहीं है। आप उस दिन की कल्पना कीजिए जिस दिन ये सारा का सारा क्लाउड किसी दिन बरसे हमारे ही ऊपर, तो हमारी स्थिति क्या होगी। ये एक काल्पनिक, ये एक फिलोसॉफिकल बात मैं आपसे कह रहा हूं, लेकिन हम ऐसी ऐसी तमाम अनावश्यक चीजों की रचना करते चले जा रहे हैं जिसका सीधे सीधे हमारे जीवन से संबंध नहीं है। एक अपने जीवन को लेकर इतनी ज्यादा खतरनाक स्थिति पहले कभी नहीं आई थी, क्योंकि ये आपको एक तरह से अलग दृष्टिकोण से पैरालिटिक बना रहा है, आपको पैरानॉइड बना रहा है। हमें सोचना होगा, और हमें सोचना होगा जब मैं कहता हूं मित्रों, तो हमें यानी हम जो मीडिया एजुकेटर्स हैं उनको सोचना होगा। जब क्योंकि मीडिया एजुकेटर सोचेंगे तो वही समाज को आगे ले जाने का काम करेंगे। क्या ही अच्छा हो कि हम एक ऐसी पद्धति में सूचना की बात कर सकें या संवाद की बात कर सकें जिससे ये सोशल मीडिया की जो डिपेंडेंसी है, इन माध्यमों पर जो हमारी डिपेंडेंसी है, उससे हमें छुटकारा मिल सके। मैंने अपनी पूरी की पूरे वक्तव्य में कोशिश की है कि मैं ऐसी बातों को आपसे चर्चा करूं जिनका संबंध भावनात्मक है, क्योंकि आंकड़ों की कलाबाजी मुझसे बेहतर आप लोग जानते हैं। मैं सिर्फ आंकड़े दूंगा तो शायद वो सारे आंकड़े आपके पास होंगे ही, क्योंकि वो सब भी सोशल मीडिया पर उपलब्ध ही हैं, इसलिए मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूं। लेकिन अगर आप देखें कि किस तरह से ये सारी की सारी चीजें हमारे जीवन को एकाकी बनाती चली जा रही हैं, हमारे जीवन को अप्रासंगिक बनाती चली जा रही हैं, तो आपको सचमुच लगेगा कि हम एक भयानक स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं। इस विषय को चुनने के पीछे भी मेरा कारण यही था कि हम एक दूसरे के साथ परस्पर कैसे संवाद कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ हम परस्पर कैसे सानिध्य बढ़ा सकते हैं, हम एक दूसरे के साथ कैसे परस्पर जुड़ सकते हैं, ऐसी तकनीकों को इजाद करने की जरूरत है। आप याद करके देखिए कि पिछली बार आपने अपने किस मित्र को सिर्फ इसलिए फोन किया था कि उसके हालचाल जान ले, क्योंकि बिना काम के फोन करना अब हमारी फितरत में नहीं रहा। या बिना बताए हम अपने किस मित्र के यहाँ कब गए हैं अंतिम बार, ये भी सोच के देख लें। तो ये भी हमारे जीवन की जो अनौपचारिकता है, जो उल्लास था, वो भी समाप्त हो रहा है। तो हम अलग अलग द्वीपों में बटने की बजाय, कटने की बजाय एक साथ कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में सोचना है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि जितना कुछ मुझे कहना चाहिए था मैंने आज कहा है। कहने को बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बहुत उदाहरण हो सकते हैं, लेकिन आप जैसे सुधी जनों के सामने बातों को सूत्र रूप में रखने का मैंने प्रयास किया है। जिस क्लाउड की बात मैं कहता हूं, उस क्लाउड पर एक कविता कह के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। इस कविता का शीर्षक है क्लाउड और बादल। उस दिन मेरा मोबाइल गुम होने पर किसी ने सलाह दी, अपनी पूरी जानकारी क्लाउड पर रखा करो, सहेज कर रखो उसमें फोन नंबर, पते, फोटो और सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज, ताकि गुम हो जाने पर तुम्हारा मोबाइल ये सब न हो जाए गुम और तुम उसे वापस पा सको।
हैरत में था मैं, कितना बढ़िया तरीका है अपनी खोई जानकारी पाने का। लेकिन दूसरे ही क्षण सोच में पड़ गया मैं। याद आ गया मुझे मेरा बचपन, जब दादी की मृत्यु हुई थी और 4 साल का मैं पूछता था अपने पापा से, कहाँ चली गई दादी मेरी? और पापा मुझे बहलाते कह देते, दादी उधर दूर बादलों में चली गई है और वो देखती है मुझे वहां से। उसके कुछ दिन बाद नाना जी के जाने पर भी यही बात तो कही थी माँ ने। और माँ पिताजी ही क्यों, मैंने भी तो कहा था अपने नन्हे अन्नू से पापा जाने के बाद कि वो दूर तुम्हें देखते हैं बादलों से। पर तब नन्हा सा अन्नू अपनी हर खुशी साझा करता था उनसे, ऊपर हाथ उठाकर और आसमान की तरफ इशारा करके बोलता था, बाबा। सब कुछ कितना सरल, कितना सहज था। बुजुर्गों का बादलों में चले जाना और हमारा ये मान लेना कि वो देखते हैं हमें। तकनीक ने आज अपना क्लाउड बनाया है, जरूरत पड़ने पर ले आते हैं हम वहां से अपनी खोई हुई बातें। क्या कोई ऐसा क्लाउड बनाएगा जिसमें से वापस आ पाएंगे मेरे पापा, नाना और दादी? पता नहीं, शायद कभी नहीं, क्योंकि क्लाउड तो क्लाउड है, बादल थोड़ी ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत आभार आपका। आपने इस सोशल मीडिया की दुनिया के जितने पक्षों से संक्षिप्त समय में परिचित कराया, मुझे लगता है उसका पूरा एक मनोवैज्ञानिक और सामाजिक पहलू आपने चंद उदाहरणों के माध्यम से हमारे सामने प्रकट कर दिया है। किस तरह से ये तकनीक हमारे जीवन स्रोत को खत्म करती चली जा रही है और हमें पता ही नहीं चल रहा है। एक ऐसी आभासी और काल्पनिक दुनिया में हम लोग चले गए हैं जहां वास्तविकता के साथ कोई सीधा संवाद या संबंध नहीं है। कहीं पढ़ रहा था, भगवान ने दुनिया बनाई, सो गया। भगवान ने इंसान बनाया, सो गया। इंसान ने मोबाइल बनाया, ना खुद सोया ना दूसरे को सोने दिया। हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहां रात दिन ये 2 इंच 3 इंच 4 इंच का जो ये मोबाइल है, कैसे हमारे जिंदगी के उस रस को सोख रहा है। वो 2 साल का बच्चा शायद अब अपने माता पिता से खुश नहीं होता है जितना उस मोबाइल को देख करके वो प्रसन्न होता है या उसको लेकर के मचल उठता है। एक एक ऐसा संसार हमारे सामने आ गया है जिसकी सबसे बड़ी जनसंख्या है। पूछा गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या किसकी है, तो मालूम पड़ा वो फेसबुक है, जैसा अभी जोशी जी बता रहे थे, जिसके इतने सारे नागरिक हैं जो कहीं रहते नहीं हैं, सब हवा में है, कल्पना में है, वायवी वर्चुअल दुनिया में है ना। एक बार एक विद्यार्थी क्लास में कुछ शैतानी कर रहा था, अध्यापक ने फेसबुक पर उसको डांटा, अनुशासन में रहो। घर पे पिताजी फेसबुक पे थे और बच्चे को नसीहत दे रहे हैं कि क्लास में अनुशासन से रहो। मम्मी भी फेसबुक पे थी, बेटे को शिक्षा दे रही थी कि बेटा क्लास में आज सुबह खाना खा के नहीं गए थे, घर आके खाना खा जाओ। उसकी गर्लफ्रेंड भी फेसबुक पे थी, वो उससे कहती है तूने तो कहा था कि आज कॉलेज नहीं जाऊंगा, कॉलेज चला गया। तूने तो कहा था कि तेरी दादी की मृत्यु हो गई और मैं कॉलेज नहीं जाऊंगा। दादी भी फेसबुक पे थी, बेटा तूने मुझे जीते जी मार दिया, अब घर आ मैं देखती हूँ। तो हर व्यक्ति फेसबुक और व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम और यूट्यूब न जाने किन माध्यमों पर है और हम अपने आसपास जो जीवन का रस है उसको नहीं ले पा रहे हैं। ये ठीक है, उसके कुछ सकारात्मक प्रभाव भी हैं। हर तकनीक आती है अपने साथ सकारात्मक नकारात्मक पक्ष लेकर के आती है। मैं अक्सर इस बात को कहता हूं कि जब हम पढ़ते थे तब डिबेट करते थे कि टेलीविजन हमारी संस्कृति को खा जाएगा, एफएम आया तो हम भाषा को लेकर डिबेट करने लगे, और अब यही डिबेट इस डिजिटल या सोशल माध्यमों के साथ हो गई है। शायद हम उसके उस मर्म को समझ सकें, तकनीक के गुलाम नहीं हो, तकनीक हमारी गुलाम हो। और अब तो चूंकि समय कम था, बाकी कृत्रिम बौद्धिकता का दौर है, रोबोट से संपादकीय लिखे जा रहे हैं, सब कुछ तो हमने एक तरह से इन तकनीक के हाथों में गिरवी रख दिया है। निश्चय ही उस आने वाले भयावह संसार की जो आपने कल्पना की है, कुछ वर्ष पहले तक हम कहा करते थे कि हम ऐसे मोबाइल की प्रतीक्षा कर रहे हैं जो फोटो खींचे तो आप क्या सोच रहे हो हम ट्रांसलेट कर लें, कैसी दुनिया होगी, हमारे समाज वैज्ञानिक शोध करेंगे। लेकिन अब तो हमारे कुछ मित्र कहने लगे हैं कि वैज्ञानिक परीक्षण कर रहे हैं और कल वो मोबाइल आ जाएगा, जब आप मेरे घर आएंगे फोटो खींचेंगे, मैं आपका खींचूंगा। मन ही मन खुश हो रहे हैं, अंदर ही अंदर गालियां दे रहे हैं।
वो सब ट्रांसलेट कर लेगा, वो सोसाइटी कैसी होगी, किस तरह की मारकाट मचेगी, किस तरह से हम भावना शून्य एक रोबोट की तरह से हो जाएंगे। वास्तव में आपने एक आम आदमी के उस दुखती रग पे हाथ रखा है। जिस तरह से आपने कहा कि अब हम ऐसे सेंटर्स बनाने लगेंगे, छोटे छोटे द्वीपों में हम कैद हो गए हैं, बहुत ही अद्भुत आपने उस सारा विश्लेषण किया है। और इसके माध्यम से विशेषकर जो हमारे मीडिया के विद्यार्थी हैं या आम व्यक्ति जो इस पीड़ा को भुगत रहा है, उसकी ओर जो आपने संकेत किया है, मुझे लगता है इस पर व्यापक चिंतन मनन की आवश्यकता है। तभी शायद हम आने वाली दुनिया को, हमारी जो आने वाली पीढ़ी है, उसके लिए ऐसा खुशहाल संसार दे पाएंगे जहां संवेदनाएं होंगी। जैसा मैंने शुरू में कहा, मैं अक्सर आपकी फेसबुक पोस्ट जब देखता हूं, किस तरह से आप अपने साथ वाले के उस पूरे आचरण को, देशी विदेशी व्यक्तित्वों को जिस तरह से आप देखते हैं, शायद उस संवेदनशीलता की आवश्यकता आज आम इंसान में है, जो उन चीजों को देख करके कहीं अपने आप को उसके दुख सुख के साथ जोड़ सके। शायद उसकी महती आवश्यकता है, बजाय नेकी कर फेसबुक पर डाल वाली जो बात है। कहीं हमें उस पूरे सामाजिक जो हमारा परिवेश है समझना पड़ेगा, तभी शायद हम आने वाली जो हमारा संसार है इसका उद्धार कर पाएंगे। बहुत बहुत आभार सर, आपने इतना समय दिया और अपने इस वैचारिक उद्बोधन से हमारा मार्गदर्शन किया। और अब जैसा मैंने